नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विधानसभा घेराव करने निकली कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिली वो एक अलग समीक्षा का विषय है। लेकिन इस दौरान रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे आप गौर से देखें। ये वही एजाज ढेबर है जो रायपुर के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। सुरक्षा कर्मी के ऊपर घूसे से प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हेलमेट खींच रहे हैं। किसी आम गुंडे मवाली की तरह ये किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, इनकी पूरी हरकत कैमरे में कैद हुई है। आप अपनी जगह में बैठ के प्रदर्शन करिए, ताली बजा के प्रदर्शन करिए, या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। कानून की रक्षा करने वालों के ऊपर एजाज ढेबर ने जिस तरह से हमला किया, कानून तोड़ने वाली उनकी ये कोई ऐसी पहली हरकत नहीं है। आखिर कहां से आती है ऐसे लोगों में इतनी हिम्मत जो देश की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करे। आप अपनी जगह में बैठ के प्रदर्शन करिए, ताली बजा के प्रदर्शन करिए, या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। और यदि इसमें मुद्दे की बात की जाए, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रश्न खड़ा कर रही थी, लेकिन उनके अपने ही महापौर की इस हरकत पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। प्रतिक्रिया आई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने इस बारे में कुछ गहरी बातें की है। बड़े दुख की बात है कि रायपुर शहर के महापौर एजाज ढेबर पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की कर रहे थे, और उसके बाद भी अपनी फोटो दिखाने और नाम चढ़ाने के लिए कहीं हाथ में दर्द हो गया, चोट आ गई, तो कहीं पेट में दर्द हो गया, ये नौटंकी करते रहे। रायपुर के पंडरी के आगे जिस स्थान पर सुरक्षा बलों ने कांग्रेसियों को रोका था विधानसभा घेराव करने से, उसके आसपास के स्कूलों के करीब 15,000 स्कूलों के बच्चों की छुट्टी दे दी गई थी। आम जनजीवन बेहद त्रस्त था। सुरक्षा के नाम पर राजधानी रायपुर की हजारों लाखों जनता परेशान रही। ऐसे घेराव प्रदर्शन से जनता को क्या मिलता है, इस मुद्दे पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की ओर से जो बैरिकेड बनाए गए थे, एक बैरिकेड तो सभ्य कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा तोड़ दिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की ओर से जो संभव हो सका रोकने का प्रयास किया गया। इस पूरे घेराव प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को भी काफी चोटें लगी है। इससे पहले 15 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी, तब प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, हालात नियंत्रण में थे। तभी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, जिसमें तेज आग के गोले भी उठे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया में अभी भी वायरल है। सोशल मीडिया के दौर में लोग तो प्रश्न खड़ा करते ही हैं, तुलना करते हैं कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था कैसी थी, और अब जब 7 महीने विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब कानून व्यवस्था कैसी है। ये एक अलग अध्ययन और चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर एक और नया पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर को जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जिसमें भूपेश बघेल सरीखे दिखने वाले किसी लुटेश की तस्वीर दिख रही है, जिसमें वो पुलिस का हाथ मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और दूसरी तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें विष्णुदेव साय पुलिस के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, और इस दूसरी तस्वीर में लिखा है, किसी गुंडे को छोड़ना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब मोदी गारंटी की बात पर बल दिया गया। जब सरकार बन गई तो विष्णुदेव के सुशासन वाले स्लोगन को बल दिया जा रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि 7 महीने के दौरान जनता को आखिर क्या मिला। इस पर राजनीतिक और सामाजिक चिंतक अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 7 महीने के कार्यकाल के दौरान 3 महीने से ज्यादा का समय लोकसभा चुनाव आचार संहिता का बीता। ऐसे में कुल जमा 4 महीने के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपनाया है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ऐसी कोरी राजनीति को जनता भी खूब समझ रही है। जनहित में जो कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उस पर विपक्ष भला क्यों बात करेगा। पुरानी भूपेश बघेल सरकार के दौरान जिस तरह के घपले घोटाले हुए थे, उसमें बहुचर्चित शराब घोटाले वाले मामले की जिस तरह से एक एक कर पड़ते उतर रही है, उससे कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने शराब की खरीदी बिक्री करने वाली व्यवस्था पर तगड़ा प्रहार किया है। पुराने दागी अधिकारियों को बिना पद के मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है। दरअसल ये वो अधिकारी हैं, इनकी हरकतें पुरानी भूपेश बघेल सरकार के समय से ही बेहद संदिग्ध रही थी। इनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन नई सरकार जैसे ही दिसंबर में अपना कार्यकाल संभालती है, तब ये
आबकारी विभाग में मलाईदार पोस्टिंग एन के एन प्रकारेण पा जाते हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही 4 जून के बाद जैसे ही विष्णुदेव साय सरकार ने शराब मामलों पर आबकारी नीतियों को लेकर कुछ बड़े परिवर्तन किए, तो इसी दौरान इन दोनों ही जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ ध्यान गया। इन अधिकारियों में ब्रेवरेज कंपनी के एमडी वितिन नंदनवार और स्टेट मार्केटिंग कंपनी के एमडी अभिषेक अग्रवाल शामिल है। दिसंबर में सरकार बदलने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार को हटाकर मंत्रालय में एपीओ कर दिया गया, यानी अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, यानी बिना किसी पद के वो अधिकारी मंत्रालय में नियुक्त कर दिए गए। मगर उन्हें कुछ ही दिन बाद जब बेवरेज कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया गया तो बड़ी हैरानी हुई। लोगों को उससे भी अधिक हैरानी तब हुई जब अभिषेक अग्रवाल को स्टेट मार्केटिंग कंपनी का एमडी बना दिया गया। दरअसल स्टेट मार्केटिंग कंपनी शराब खरीदी का काम करती है। पिछली भूपेश बघेल सरकार में शराब खरीदी में लाइसेंस ठेका लागू करते हुए बिचौलियों दलालों को जो पूरा काम दिया गया, उस समय इस कंपनी का गठन किया गया। इसी कंपनी के एमडी रहते अरुणपति त्रिपाठी ने करोड़ों का खेला किया और इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में वो महाशय बंद हैं। स्टेट मार्केटिंग कंपनी के एमडी जैसे अहम पद पर राज्य प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बिठाया जाता, लेकिन अभिषेक अग्रवाल का दांव पेच कुछ ऐसा था कि वो विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद भी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर काबिज हो गए। ये वही अभिषेक अग्रवाल है जो रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त थे और महापौर एजाज ढेबर के बेहद करीबी थे। अपर आयुक्त रहते हुए भी इन्हीं की सबसे ज्यादा चलती थी, यानी कलेक्टर से भी एक कदम आगे इन्हीं की तूती बोला करती थी। कांग्रेस नेताओं के करीबी ऐसे अधिकारियों को भाजपा शासन में कैसे पद मिला, उसकी भी दरअसल एक अलग कहानी है। दरअसल सरकार किसी की भी बने, हमेशा धन कुबेरों की एक लॉबी हावी रहती है। जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का वो खुद को करीबी बताते हैं। दरअसल उन्हें पार्टी के हिस्से कोई मतलब नहीं, न तो मोदी गारंटी से मतलब है, न तो विष्णुदेव के सुशासन से मतलब है। एन केन प्रकार ऐसे लोग अपनी जेबें गर्म करने में लगे रहते हैं। इसी लॉबी ने मौके का फायदा उठाया। दरअसल जब विष्णुदेव साय की सरकार दिसंबर में बनी थी तो सरकार और संगठन का जब पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव के तरफ था, तब उस मौके का फायदा इसी कुबेर लॉबी ने उठाया और एन केन प्रकारेण अभिषेक अग्रवाल और विनीत नंदनवार जैसे लोगों को आबकारी विभाग से फायदा उठाने के लिए मलाईदार पोस्ट पर पोस्टिंग करवा दी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, ऐसे लोग भी चिन्हित किए जा रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी चिन्हित किए जा रहे हैं। बीती 6 या 7 जुलाई को हमने खबर दिखाई थी कि आबकारी विभाग के वो भ्रष्ट 19 अधिकारी जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में भी पदस्थ थे और इस सरकार में भी उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अब एक्शन हो रहा है। विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं एक बार फिर आपको उन आबकारी अधिकारियों के नाम और पदों की जानकारी दे रहा हूं जिस बारे में हमने 6 जुलाई के वीडियो में जानकारी दी थी। आपकी स्क्रीन में उन अधिकारियों के नाम नजर आ रहे होंगे। शुरुआत में जैसा नाम लिखा है जनार्दन कौर, ये सहायक आबकारी अधिकारी रायपुर राज्य उड़न दस्ता में पदस्थ थे। इसी तरह ढेर सारे अन्य अधिकारियों का नाम भी लिखा हुआ है जो पहले की भूपेश बघेल सरकार में मलाईदार पोस्ट में पोस्टेड थे और मौजूदा सरकार में भी पोस्टेड रहे, लेकिन अब इनके विरुद्ध गाज गिरने वाली है क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जब शराब घोटाला हुआ तो ये भी जमकर चांदी काट रहे थे। करीब 2,500 करोड़ के शराब घोटाले वाले मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है, जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए, उसमें बताया गया है कि किस तरह से यही 19-20 अधिकारी हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त करते थे। इस हिसाब से 4 साल में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत इन अफसरों ने कमाई थी। आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि 2,880 रुपए की MRP पर बेची जाने वाली शराब का सिंडिकेट ने दाम बढ़ाकर 3,840 रुपए कर दिया। इसमें सप्लायरों को 560 से लेकर 600 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से भुगतान किया जाता था। नकली होलोग्राम वाली बोतलों की प्रत्येक पेटी से 150 रुपए का कमीशन इन्हीं बेईमान 20 अफसरों को दिया जाता था। बाकी राशि एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर अपने पास रखते थे।
थे और इसका 15% कमीशन अनिल टुटेजा और AP त्रिपाठी को दिया जाता था। यह खेल 19-20 से जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी थी तब से शुरू हुआ और 2022-23 तब तक चलता रहा जब तक केंद्रीय एजेंसियों ने इन पर दबाव नहीं बनाया। 4 साल तक शासकीय खजाने को भारी क्षति पहुंचाने के साथ ही पूरे सिंडिकेट ने भी जमकर अपनी जेबें गर्म की। तो इस तरह से लूट का खेल खुलेआम डंके की चोट पर चलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया जो इस वक्त जेल में है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने पहले ही जानकारी दी थी। ये कोई और अधिकारी रहती तो कोई बात नहीं, उस समय मुख्यमंत्री की सबसे करीबी थी, कई संदिग्ध आचरण से जुड़ी रही थी। भूपेश बघेल से इनके निजी ताल्लुकात के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी। इनकी ढेर सारी बेनामी प्रॉपर्टी और गहनों के मजबूत सबूतों के बावजूद बड़ी बेशर्मी के साथ आज कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया जा रहा है। मौजूदा सरकार को काम करते चंद महीने ही हुए हैं। मौजूदा उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा सत्र के दौरान बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने किस तरह से कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और हिंदू जनभावनाएं जब सड़कों पर उतरी, कर्फ्यू लगाकर 100 से ज्यादा हिंदूवादियों को जेल में बंद कर उनके विरुद्ध फर्जी FIR दर्ज की गई थी। उससे संबंधित हमने अनेक वीडियो बनाए हैं। आज मीडिया के सामने अपना पुराना दर्द साझा करते हुए विजय शर्मा बता रहे थे कि जिन दिनों वो कवर्धा में जिला पंचायत सदस्य के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में जनता के लिए काम कर रहे थे तो किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। इस तरीके से सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी FIR के। मैंने पूछा उनसे कि आप किस तरीके से मुझसे फर्जी FIR की बात करते हैं। मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा तब जब मैं जेल के अंदर था, तब जेल भेजा गया क्या कह के कि आर्म्स एक्ट लगा है इनके ऊपर। क्या मैं AK-47 लग करके घूम रहा था? क्या मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के धाराएं तब लगी थी जब जेल में था? तो कहाँ से किसको बोल दिया? आज न्यायालय ने बरी किया है, आज न्यायालय ने बरी किया है, न्यायालय का सम्मान है। बस्तर के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कवासी लखमा अक्सर नक्सलियों के हमदर्द के रूप में सामने आते रहे हैं। 25 मई 2013 को झीरम कांड के दौरान नक्सलियों ने इन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के साथ जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन नंद कुमार पटेल के साथ उनके पुत्र दिनेश पटेल की हत्या कर दी गई और बेहद संदेहास्पद हालातों में कवासी लखमा को जिंदा जाने दिया गया। कवासी लखमा को जंगल के अंदर एक चाबी लगी बाइक भी मिल गई और बिना कोई समस्या के वो अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसी ही संदिग्ध हरकतों वाले कवासी लखमा सदन में सत्ता पक्ष से पूछ रहे थे कि बीते 7 महीनों में नक्सलियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, बेकसूरों को मारा गया। तमाम ऐसे प्रश्न जो नक्सलियों के दर्द पर मरहम लगाने का काम करते हैं। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया कि बीते 7 महीने की अवधि में 137 नक्सली मारे गए, 171 गिरफ्तार किए गए। बीते 30 जून तक 790 नक्सलियों को जेल में डाला गया। इसमें से 765 पर मुकदमा जारी है और 25 को दोषी ठहराया जा चुका है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, आलोचनाएं स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन गलत आरोपों से न केवल समाज और देश का हित होता है बल्कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ जाता है। तेजी से और बार बार यदि गलत आरोप लगाए जाएं तो माहौल जाहिर तौर पर खराब होता है। जिस तरह से डिप्टी CM विजय शर्मा ने भरे सदन को नक्सलियों के सफाये की दिशा में जो मजबूत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसका तो विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि नक्सल मुक्त बस्तर होगा तभी जनता और क्षेत्र का विकास होगा। राजनीति और समाज से जुड़े ऐसे हर उस पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति में लंबे समय से गलत लोग काबिज रहते हैं, इसलिए हमारा आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।